हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट एसएसटी में यूनिट 5 का टॉपिक, चौथा टॉपिक है यूनिट 5 का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सबसे पहले अपन सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की तुलना के आधार पर इन दोनों में डिफरेंस करके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कल अपन ने पढ़ा था मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एक टॉपिक और है, एक पॉइंट और है, इसमें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से संविधान संशोधन से पूर्व मंत्रिमंडल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, तो आप याद रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है ये क्वेश्चन कि 44वें संविधान संशोधन से पहले मंत्रिमंडल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा केवल तभी जारी कर सकेगा जबकि ऐसा करने के लिए उसे मंत्रिमंडल के लिए लिखित विनिश्चित के विषय में सूचित किया जाए। और 44वें संविधान संशोधन के बाद ही अनुच्छेद 352(3) में प्रथम बार मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के अन्य मंत्रियों की परिषद के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आप याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन से पहले मंत्रिमंडल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। अब अपन स्टार्ट करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। आप ध्यान से पढ़िएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा कि भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में जब ब्रिटिशर्स थे भारत में, तब उस समय सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कहां पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में हुई थी। और इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। एक तो मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और जो कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा इम्प्रे। याद रखना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से स्थापित भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्प्रे। फिर इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था भारत में, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय कर दिया गया था। 1935 के भारत शासन एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय का नाम बदलकर फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय कर दिया गया था। और 1935 में मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे इस फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय के? सर मॉरिस वायर को बनाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्प्रे। और 1935 के भारत शासन एक्ट के तहत संघीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर मॉरिस वायर को बनाया गया था। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। आप याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 124 से 147 के मध्य में है। और आपसे पूछ लिया जाए कि उच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? तो 214 से 231 के मध्य उच्च न्यायालय का उल्लेख है, जो अपन बाद में पढ़ेंगे जब इन दोनों की तुलना करेंगे। तो याद रखना, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। जब भारत का संविधान निर्माण हुआ था तो संविधान के प्रारंभ में 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। याद रखना, प्रारंभ में 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे स्वतंत्रता के बाद, वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। याद रखना, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं 2019 से। याद रखना, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं 2019 से। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री शरद अरविंद बोबडे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं जो संवैधानिक मामले होते हैं उनकी जांच के लिए कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाता है। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक मामलों की जांच के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाता है, जो कि अपना निर्णय किससे सुनाते हैं? बहुमत से सुनाते हैं। संवैधानिक मामलों की जांच के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों का गठन किया जाता है, जो कि अपना निर्णय किससे सुनाते हैं? बहुमत से सुनाते हैं। अब तक जो संवैधानिक पीठें बैठी हैं, उन पीठों में सबसे बड़ी पीठ कौन से केस की थी?
केशवानंद बनाम केरल राज्य की पीठ थी। आपसे पूछ लिया जाए कि संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए अब तक बैठी पीठों में सबसे बड़ी पीठ कौन सी थी, तो केशवानंद बनाम केरल राज्य की पीठ थी, जिसमें कितने न्यायाधीश बैठे थे? इस पीठ में 13 न्यायाधीश बैठे थे। याद रखना 13 न्यायाधीश थे केशवानंद बनाम केरल राज्य की पीठ में। अब इसके बाद आता है न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट में या एक या अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो और कम से कम 10 वर्ष तक एक या अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत कर चुका हो और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, किसी हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक तो न्यायाधीश रह चुका हो और 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, याद रखना कि अब तक इस आधार पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति में किस आधार पर अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है, तो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, इस योग्यता के आधार पर अब तक कोई से भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई है। फिर आता है इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती थी वो प्रारंभ में कैसे की जाती थी? राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। प्रारंभ में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती थी? राष्ट्रपति जो होता था वो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था, लेकिन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अक्टूबर 2015 में 99वें संशोधन द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को निरस्त घोषित कर दिया गया है। अब आप देखिए इनको शपथ कौन दिलाता है न्यायाधीशों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। या तो राष्ट्रपति दिलाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति इन्हें शपथ दिलाता है और वर्तमान में इनकी नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत की जाती है। अब आप देखिए इनका कार्यकाल कितना होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का? शपथ ग्रहण से 65 वर्ष की उम्र तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। शपथ ग्रहण से 65 वर्ष की उम्र तक तो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कितना होगा? 62 वर्ष की उम्र तक। अब आप देखिए इनका वेतन कितना है? अभी वर्तमान में वेतन वृद्धि सभी की हुई है। तो आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका वेतन होता है 2.80 लाख महीना, 2.80 लाख रुपए महीने के मिलते हैं भारत के चीफ जस्टिस को। और अन्य न्यायाधीशों को, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपए महीना वेतन मिलता है। तो 2.80 लाख तो हो गया भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, और 2.50 लाख 2.5 लाख रुपए महीना हो गया भारत के अन्य न्यायाधीशों का वेतन। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देते हैं। अब इसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाती है अनुच्छेद 124(4) के आधार पर। महाभियोग जैसी प्रक्रिया से इन्हें हटाया जाता है, और हटाने का आधार क्या होता है? अक्षमता अर्थात शारीरिक मानसिक भ्रष्टाचार, या तो वो काम करने में असमर्थ है या मानसिक रूप से योग्य नहीं है या फिर उसने भ्रष्टाचार किया है, इस आधार पर इन्हें हटाया जाता है। और इसकी पहल कौन करता है? संसद के किसी भी सदन में पहल की जा सकती है। लोकसभा के 100 सदस्य करते हैं पहल, जैसे 3 सदस्यीय समिति बनती है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जिसमें शामिल होता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शामिल होता है और पारंगत विधिवेत्ता शामिल होता है। इसी तरह राज्यसभा के 50 सदस्य पहलकर्ता सदस्य शामिल होते हैं, और सभापति द्वारा, राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और पारंगत विधिवेत्ता। फिर इसके बाद अगर समिति उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति के आदेश के अंत में न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है। महाभियोग की संपूर्ण प्रक्रिया जो चलती है, अगर महाभियोग किसी पर लगाया जाता है तो उस प्रक्रिया से पहले 14 दिन पहले उस संबंधित न्यायाधीश को बचाव का अवसर दिया जाता है। याद रखिएगा, ये भी अब राष्ट्रपति में भी अपन ने सेम पढ़ा था कि महाभियोग की संपूर्ण प्रक्रिया से पहले 14 दिन पूर्व संबंधित न्यायाधीश को बचाव का अवसर दिया जाता है। अब तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया से पद से नहीं हटाया गया है, लेकिन 3 न्यायाधीशों पर यह प्रक्रिया लगाई जा चुकी है। रीट 2015 में भी क्वेश्चन आ चुका है, आप ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना इसको। 3 न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा चुकी है। सबसे पहले थे वी रामास्वामी, ये प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई गई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पहला क्वेश्चन आ चुका है रीट 2015 में। वी रामास्वामी ये प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे
जिन पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई गई थी। दूसरे थे पी.डी. दिनाकरण, ये कर्नाटक से थे, और तीसरे थे सौमित्र सेन कलकत्ता से। सौमित्र सेन ने महाभियोग प्रक्रिया के दौरान त्यागपत्र दे दिया था। तो याद रखना, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई गई थी कौन थे? रामास्वामी थे। 1989 में न्यायमूर्ति रामास्वामी पर अनियमितता बरतने के आरोप में लोकसभा के 108 सदस्यों ने महाभियोग लगाने की मांग की थी, और उन पर यह आरोप लगा था कि वे जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे तब उन्होंने न्यायाधीश पद पर रहते हुए सरकारी धन का उपयोग में अनियमितता बरती थी। और इसके बाद न्यायाधीश पी.बी. सावंत की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की गई थी, और 20 जुलाई 1992 को प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया था कि न्यायमूर्ति रामास्वामी ने पद पर रहते हुए जानबूझकर धन का दुरुपयोग किया है, और उन पर लगातार नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। और 10 मई 1993 को मार्क्सवादी दल के नेता सोमनाथ चटर्जी ने महाभियोग का प्रस्ताव इनके खिलाफ पेश किया था, और 15 घंटों की जब बहस हुई थी उस समय महाभियोग प्रस्ताव आवश्यक बहुमत के अभाव में गिर गया था। लेकिन प्रस्ताव गिरने के तुरंत बाद ही न्यायमूर्ति रामास्वामी ने अपना पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रामास्वामी प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई गई थी। फिर इसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है न्यायिक पुनरावलोकन। ये क्या होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा लागू किए जो कानून है, और अगर यदि ये संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल हो तो ऐसे में न्यायपालिका उनका पुनः अवलोकन करती है, उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से ग्रहण किया गया है न्यायिक पुनरावलोकन शब्द। और न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अर्थात कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है भारत में, वो कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द तो लिया गया है अमेरिका से, और न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अर्थात कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। अब अपन देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 127 में क्या उल्लेख है कि अनुच्छेद 127 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। 127 आर्टिकल के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश का अनुच्छेद कौन सा है। तो 127 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश होते क्या हैं? यदि मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि कार्यभार की अधिकता के कारण अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता है तो ऐसे में वह राष्ट्रपति के माध्यम से योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करवा सकता है। और इन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है? अस्थायी होती है। अब इसके बाद आता है अस्थायी नियुक्ति होती है इन तदर्थ न्यायाधीशों की, इसलिए इन्हें अन्य 30 न्यायाधीशों में नहीं गिना जाता है। 33 वर्तमान में है तो 33 न्यायाधीशों में नहीं गिना जाता है। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 129 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। याद रखिएगा, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय होता क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय निर्धारित समय के बाद रिकॉर्ड बन जाते हैं और भविष्य में उन पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं करता, अन्यथा उसे दंड दिया जाएगा। कि सर्वोच्च न्यायालय जैसे 2000 सन चल रहा है और उसके बाद जो फैसला आ चुका है और वो निर्धारित समय निकल जाने के बाद वो रिकॉर्ड बन जाते हैं और भविष्य में उन पर कोई आपत्ति प्रकट करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। तो ये क्या है? 129 अभिलेख 129 अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 130। आपसे पूछ लिया जा सकता है किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है? तो आर्टिकल 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। याद रखना, मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त जो कि दिल्ली एक प्रधान कार्यालय है 130 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, वो दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। और अब तक 2 बार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के बाहर स्थापित हुआ है या अधिविष्ट हुआ है। याद रखना, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अब तक कितनी बार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के बाहर अधिविष्ट हुआ है? तो 2 बार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के बाहर अधिविष्ट या स्थापित हुआ है। प्रथम बार तो हुआ था 1950 में हैदराबाद में और दूसरी बार हुआ था 1954 में श्रीनगर में। याद रखना, 2 बार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली से बाहर अधिविष्ट हुआ है या बैठकें हुई हैं उसकी। पहली बार 1950 में हैदराबाद में और दूसरी बार 1954 में श्रीनगर में। अब इसके बाद आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह की राय के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है या उनका स्थानांतरण करना है, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह की राय के आधार पर राष्ट्रपति को क्या देंगे, परामर्श देंगे। फिर उसके आधार पर उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एएन रॉय की नियुक्ति के समय पहली बार वरिष्ठता क्रम को त्यागा गया था। ये जो आपने अभी पढ़ा था कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह की राय के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, आपसे पूछा जाए कि किस न्यायाधीश की नियुक्ति के समय पहली बार वरिष्ठता क्रम को त्यागा गया था, तो मुख्य न्यायाधीश थे एएन रॉय। इनकी नियुक्ति के समय पहली बार वरिष्ठता क्रम को त्यागा गया था। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 131। इसमें क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक या मूल या संघ क्षेत्राधिकार आता है। 131 आर्टिकल के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार शामिल है, आरंभिक, मूल और संघ। जिसमें कौन कौन से क्षेत्राधिकार आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत, केंद्र राज्य विवाद, राज्य राज्य विवाद या राज्य राज्यों के आपसी विवाद। फिर इसके बाद आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। न्यायालय से पुनर्विचार की प्रार्थना क्या कहलाती है, अपील कहलाती है। और ये अपील कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती हैं। 131 में क्या था, क्षेत्राधिकार था, आरंभिक, मूल, संघ क्षेत्राधिकार। फिर इसके बाद आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें 4 प्रकार की अपील होती है। पहली है अपील संवैधानिक अपील, जिसमें आते हैं संविधान की व्याख्या के मामले। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 132 के अकॉर्डिंग। 132 में क्या है, संवैधानिक अपील है, जिसमें संविधान की व्याख्या के मामले आते हैं। फिर आता है 133 आर्टिकल, जो कि दीवानी अपील कहलाती है, जिसमें कानून की व्याख्या के मामले शामिल होते हैं। फिर आता है आर्टिकल 134, जिसमें फौजदारी अपील होती है, जिसमें क्या होता है, मृत्युदंड के मामले शामिल होते हैं। और फिर इंपॉर्टेंट अपील आती है 136, जो कि विशेष अपील होती है। इसमें सैनिक न्यायालय के अलावा सभी मामलों की अपील की जा सकती है। स्वविवेक अपील की विशेष आज्ञा दी गई है, इसमें याद रखिएगा। स्वविवेक की अपील की विशेष आज्ञा कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 136 उच्चतम न्यायालय को अधिकार देता है कि वह स्वविवेक अपील की विशेष आज्ञा दे सकता है, जिसमें सैनिक न्यायालय के अलावा सभी मामलों की अपील की जा सकती है, आर्टिकल 136। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 143 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है। जिसमें कौन कौन से परामर्श शामिल हैं, कानून की व्याख्या के मामले, जिसमें सार्वजनिक महत्व के मामले निहित हो, उसमें सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देना अनिवार्य नहीं होता। कानून की व्याख्या के जो मामले हो, जो कि सार्वजनिक महत्व के मामले हो, जो कि सभी की इसमें महत्व निहित हो, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देना अनिवार्य नहीं होता। दूसरा है कानून, विधिक, संधि, संविदा का प्रश्न निहित हो जिस मामलों में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देना अनिवार्य होता है। अब तक कितनी बार परामर्श दिया जा चुका है, 15 बार परामर्श दिया जा चुका है। इसके बाद आता है, ये अपन ने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, तो 143 आर्टिकल के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह दे या परामर्श दे तो वो उस पर राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। फिर आता है आर्टिकल 141 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय या आदेश जो होते हैं सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होते हैं। अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो अपना निर्णय या आदेश सुनाएगा वो सभी निर्णय या आदेश सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। तो याद रखना, आर्टिकल 141 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय या आदेश सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। अब इसके बाद आता है लेख क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहाँ है। याद रखना, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे कहते हैं हेबियस कार्पस। दूसरा है परमादेश जिसे कहते हैं मेंडमस। फिर आता है प्रतिषेध जो कि प्रोहिबिशन कहलाता है। फिर आता है उत्प्रेषण जिसे इंग्लिश में कहते हैं सार्टियोरी। फिर कहते हैं अधिकार परीक्षा को वारंटो। तो ये आते हैं 5 प्रकार के आदेश जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जारी किए जाते हैं। 26 जनवरी 1950 से पहले के मामले संसद सुनती है। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 से पहले के मामले संसद सुनती है और उसके बाद के मामले कौन सुनता है, सर्वोच्च न्यायालय सुनता है। फिर एक नया शब्द है न्यायपालिका में न्यायिक सक्रियता। ये कौन सा पद है, गैर संवैधानिक है ये न्यायिक सक्रियता, जिसके जनक कौन है, न्यायमूर्ति PN भगवती। याद रखिएगा,
न्यायिक सक्रियता शब्द के जनक कौन है? पीएन भगवती। इसका अर्थ क्या होता है न्यायिक सक्रियता का? कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जब अपनी सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों से विमुख हो जाती है और अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती, तो ऐसे में जनता को न्याय दिलाने के लिए जब न्यायपालिका सक्रिय होकर कार्य करती है तो इसे क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं। और ये इसके जनक कौन है? न्यायमूर्ति पीएन भगवती। अब आप देखिए न्यायालय से संबंधित अन्य तथ्य कौन से हैं? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? शंभुनाथ पंडित कलकत्ता के। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में 1991 में। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश, याद रखिएगा, ये तो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है हिमाचल प्रदेश कोर्ट में बनी थी लीला सेठ, और ये है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी 1989। और प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? अन्ना चांडी 1949। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रथम महिला न्यायाधीश तो बनी थी अन्ना चांडी 1949 में, और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में 1991 में, और सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी मीरा साहिब फातिमा बीबी 1989 में। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एएन राय की नियुक्ति में पहली बार वरिष्ठता क्रम के सिद्धांत को त्यागा गया था, ऊपर बता चुका हूं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं, याद रखिएगा, कौन से राज्य के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक, कौन से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। फिर इसके बाद आता है अंडमान निकोबार कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। पारिवारिक अदालतों का गठन कब किया गया था? तो पारिवारिक अदालतों का गठन 1984 में किया गया था। आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट अपना पूर्व निर्णय बदल सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि सर्वोच्च न्यायालय अपना पूर्व निर्णय कौन से आर्टिकल के तहत बदल सकता है? तो आर्टिकल 137 के तहत बदल सकता है। अब आप देखिए कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो याद रखिएगा वाई.वी. चंद्रचूड़ का रहा है 7 वर्ष 140 दिन। मुख्य न्यायाधीश के पद पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाई.वी. चंद्रचूड़ का रहा है। कितना रहा है? 7 वर्ष 140 दिन। और मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? के.एन. सिंह का रहा है 17 दिन। फिर उसके बाद आए राजेंद्र बाबू, इनका रहा है 31 दिन। आपसे पूछ लिया जाए सत्य असत्य में कि जनहित याचिका कौन से कोर्ट में दायर की जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जनहित याचिका दोनों में दायर की जा सकती है। ये तो हो गया आपका सर्वोच्च न्यायालय का कंप्लीट। अगले वीडियो में अपन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की तुलना करेंगे और फिर इसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेहनत पसंद आई, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।